या बहस की बात नहीं हो सकती कि आज देश में अगर धर्मनिरपेक्ष ताकतों का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो कांग्रेस यूपी कर रही है। तो आज इसलिए कांग्रेस यूपी को समर्थन आपने देखा होगा। पिछले दिनों मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमारा एफडीआई रिटेल पे मतभेद है और जब भारत बंद की बात आई उसमें उन्होंने समर्थन किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन जारी रहेगा और इसलिए रहेगा कि हम इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे। अच्छा, तो मायावती जी भी सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समर्थन कर रही हैं? देखिए मायावती जी भी इस देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वो विरोध में खड़ी थी तो उन्होंने भी बिना शर्त समर्थन दिया है कांग्रेस को और पिछले 3 वर्षों से उनका समर्थन है और आज भी उनका समर्थन है। मायावती जी को बीजेपी से कहीं कोई मुलायम सिंह जी जैसी नफरत हो ऐसा तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। वो तो कई बार साथ साथ चले, राखी बांधी गई, बंधवाई गई। नहीं तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी मिलीजुली सरकार बनी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से तो वो बहुत दूर हो चुकी है और जब दूर है तो उनका साफ स्टैंड है कि उस भारतीय जनता पार्टी से आखिर किन्हीं कारणों से दूर हुई, उन्हीं को कारणों को लेकर के अब वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध या भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन कर रही है। हर सरकार पर, जो सरकार दिल्ली में रही, हर सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा। आखिर विपक्ष को कोई आरोप तो लगाना है। नहीं, जितनी पार्टियां हैं इस देश में वो सब कभी न कभी विपक्ष में रही, कभी न कभी सत्ता में रही, तो वो सब आरोप लगा चुके। आज जो सत्ता में उन्होंने भी आरोप लगाया और आज जो विपक्ष में उन्होंने भी आरोप लगाया। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हो, सीबीसी हो या सीबीआई हो, हमारा प्राय कभी भी ये नहीं रहा है कि हम उस पर कोई आरोप लगाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो वो इन्हीं संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। और इस बार थोड़ा सीएजी से नाराज हो गई कांग्रेस। देखिए सीएजी की नाराजगी अगर तब मानते कि हम नाराज हुए, हम पूर्वाग्रह से प्रेरित हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनमें सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। आखिर हमारा संविधान जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको एकदम स्पष्ट रूप से उनको क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसको उन्होंने स्पष्ट रेखांकित किया है, उसको निर्धारण किया है और उन्होंने कहा कि इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज पे उसकी जो मालिकाना हक है वो इस देश की जनता का है। तो अगर देश की जनता इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल हो, चाहे एयर हो, चाहे जो भी हो, इन चीज़ों पे, खनिज पदार्थों पे, तो अगर इस देश की मालिक है जनता, तो जनता के द्वारा चुने हुई सरकार ही तो उस पर नीतिगत निर्णय बनाएंगे। और केवल ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल यह दृष्टिकोण नहीं होगा कि सरकार उन नेचुरल रिसोर्सेज से अधिक राजस्व कमाने का ही ध्येय और दृष्टिकोण नहीं होगा, बल्कि देश के राष्ट्र हित में और जनता के लार्जर इंटरेस्ट को सर्व करने वाला निर्णय होगा। तो ये साफ कर दिया। तो काम फिर सीएजी का क्या था? सीएजी का काम था कि अगर हमारी पॉलिसी ये थी, हमारी पॉलिसी एलोकेशन की थी, तो ये प्रिज्यूम करना कि अगर ये ऑक्शन होता तो अगले 35 सालों में 1,75,000 करोड़ की रेवेन्यू उन प्राइवेट प्लेयर्स को मिलती जिनको एलोकेट किया गया। आज मैं कल एनएचआई के चेयरमैन के साथ बैठा था। आज स्थिति ये हो रही कि एनएचआई हो जो बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी मतलब गोल्डन क्वार्टर एंगल से रोड्स बन रही थी या और आज बड़े बड़े ठेकेदार बिडिंग में नहीं आ रहे हैं। आज नेपाल से एक हमारे क्षेत्र से सड़क वाराणसी तक निकलती है, 4 बार उसकी बिडिंग हो चुकी है, 1700 करोड़ का काम है, कोई बिडर्स नहीं मिल रहे हैं। आज पावर सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर कहा जाता था, वो पावर सेक्टर भी लोगों के नुकसान में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आखिर जब हम अगर उनको एलोकेट नहीं करेंगे, पावर के साथ हम कैप्टिव कोल लिंकेज नहीं देंगे, तो कैसे पावर जनरेट होगी? और अगर खुले बाजार में हम ऑक्शन करने लगे, दुनिया में कहीं इस तरह से कोयले का ऑक्शन नहीं हो रहा है। अगर कोयले का ऑक्शन करेंगे तो जब ओपन हाईएस्ट बिडिंग पे कोई लेगा तो फिर सस्ती बिजली कैसे आम उपभोक्ताओं को दी जा सकती है? आज भी दिल्ली में या कहीं भी जिस तरीके से 4 रुपया कुछ पैसे पर यूनिट है, लेकिन 200 यूनिट तक
उससे ऊपर होगा तो जस्ट डबल हो जाएगा। तो अगर आज आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली एक उसके जीवन की लाइफलाइन है और हम वेलफेयर स्टेट में हैं, तो कल्याणकारी सरकारों की, राज्यों की अवधारणा क्या होती है? वो अवधारणा ये होती है कि हम ये कोई डेमोक्रेटिक सरकार जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, इसमें पैसा खर्च करेगी बिना ये सोच करके कि व्यापारी की तरह से उस खर्चे के बाद बैलेंस शीट नहीं बनाएगी कि अगर हमने स्वास्थ्य के लिए इतना 1000 करोड़ दिया तो इसमें प्रॉफिट कितना आएगा। तो ये जो सीएजी कर रही है कि साहब ये नेचुरल रिसोर्सेज से इतनी प्रॉफिट आ सकती थी, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। तो अब जब उस फैसले को कर दिया तो अब साफ हो गया कि सीएजी को किसी भी सरकार के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में दिए गए पैसे का एक ऑडिट करने का काम है कि क्या वो जो पैसा दिया गया है या पैसा आया है उसकी अनियमितताएं तो नहीं हुई हैं, सही खर्च हुआ है, उसको दूसरे हेड में तो नहीं किया गया है। तो इस फैसले के ठीक 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया एक दूसरे मामले में। उसमें उसने कहा सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल से कि ये सरकार ये नहीं समझे कि सीएजी सिर्फ उसका मुनीम है कि जो वो खाता दे दे उसमें जोड़ घटाना सीएजी देख ले। नहीं, सीएजी संवैधानिक संस्था है और उसको व्यापक परिदृश्य में जांच पड़ताल करने का अधिकार है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब देखिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उन्होंने जो कहा, तो जब एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में मांगा गया था तो उसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही और सीएजी को एक की सीमाएं बताई। अब उसके बाद आप बिल्कुल, मैं सहमत हूं कि 3 दिन बाद आपने एक फैसले की बात कही और उस फैसले में उन्होंने कहा केवल मुनीम नहीं है, लेकिन मैंने जो समझा है कि उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि केवल आप उनको मुनीम न समझिए, जो पैसा दिया है उसको केवल जोड़ घटाना उनको नहीं करना है, उस पैसे पे की समीक्षा करेंगे उसके लेकिन उस निर्णय में नहीं आया, फैसला तो सरकार के हाथ में। तो फिर स्वाभाविक है, इससे साफ है कि जो आज सीएजी ने कोलगेट के मामले में बात उठाई थी उसमें उन्होंने केवल वित्तीय अनियमितता की बात नहीं की थी। अनियमितता तो हुई नहीं क्योंकि 57 कोल ब्लॉक में 56 कोल ब्लॉक में माइनिंग शुरू ही नहीं हुई। तो जब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेन एंड लॉस, ये इंटरव्यू दूसरी दिशा में चला जाएगा। ये वो एक बड़ा लंबा विषय है। एक छोटी सी बात कहूंगा, एक्स कंपनी को कोल ब्लॉक दिया गया, उसको चिट्ठी मिली केवल, उसने वहां कुछ नहीं किया, कोयला निकाला भी नहीं। ये जो तर्क आया था चिदम्बरम साहब का, ये तर्क सस्टेन नहीं करता। उसकी बैलेंस शीट, उसका शेयर जो है बाजार में शूट कर गया सिर्फ चिट्ठी मिलने से, और उसके बाद उसने 6 महीने उस चिट्ठी को होल्ड किया और उसके बाद उसको बेच दिया और 300 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया। कोयला खुदा हो ये नहीं जरूरी है, एक अलग बहस का विषय। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से बात आप ये कर रहे हैं, यही बात पिछले दिनों हम लोगों के सामने ओएनजीसी में आई कि ओएनजीसी में कुछ ब्लॉक दिए गए, जैसे गैस के ब्लॉक दिए गए, और उस गैस ब्लॉक में हमारी ओएनजीसी, रिलायंस और एक ब्रिटिश कंपनी है, वो जॉइंट वेंचर पे उन्होंने एक्सप्लोर किया, और जो कंडेंसेट निकलता है उस कंडेंसेट पे भाव नहीं तय हुआ। तो ये हुआ कि जो कंडेंसेट है उसको गैस न ट्रीट किया जाए, लिक्विड ट्रीट किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से उसको गैस ट्रीट करने के नाते ओएनजीसी को ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इसमें भी बात आई कि साहब ब्रिटिश कंपनी को बाद मिला, उसके पहले दूसरी कंपनी के पास था। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, चाहे मिनरल्स की, गैस की, ऑयल की, तो इसको अगर किसी को आवंटन हुआ है तो क्या उसने सरकार से अनुमति लेकर के बेचा है, या जो प्रतिपादित प्रमाणिक सिद्धांत हैं वो उस सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई ट्रांसफर किया है, तब तो जायज है। लेकिन अगर उसके संबंध में कोई गाइडलाइन है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, या उसको यह है कि ये पर्टिकुलर आपको कोल ब्लॉक दिया गया है इस एक तरह से कोल लिंकेज के लिए, चाहे वो स्टील हो, चाहे पावर हो, चाहे सीमेंट हो, और अगर उस पर्पज को वायलेट करते हैं तो ऐसा कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
इसीलिए बहुत सारे कोल ब्लॉक कैंसिल हुए और बहुत सारे कैंसिल होने की प्रक्रिया में है। मैं भी सहमत हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनका स्टील, आयरन, इस बिजली उत्पादन, सीमेंट, इससे कोई लेना देना नहीं था। जो दूसरे किस्म का बिजनेस पूरी जिंदगी करती रही, वो 10 महीने के भीतर कंपनी फॉर्म होती है और कोल ब्लॉक मिल जाता है। वो एक बहस का विषय रहा। उत्तर प्रदेश पर मैं फिर वापस आऊं। नई सरकार, युवा मुख्यमंत्री, 6 महीने हो गए। एक बड़े नेता के तौर पर आप 6 महीने में कैसे समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार की? ये 6 महीने में मैं समझता हूँ जो नई सरकार आई है, अभी तो वो अपने वायदों को पूरा करने में लगी है और उन्होंने अपने वायदों को पूरा करने की कुछ दिशा में जैसे उन्होंने कदम बढ़ाया है कि उन्होंने कुछ बेरोजगारी भत्ता बांटना शुरू किया है, कन्या विद्या धन रोजगार में भी शुरू किया है, लेकिन अभी बहुत से वायदे उनके बाकी हैं जिसको पूरा करना होगा। और दूसरी तरफ लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हो या पावर की क्राइसिस हो, ये 2 चुनौतियां मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने खड़ी हैं, जो एक यक्ष प्रश्न है कि क्या प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होगी और जो बिजली का संकट है कि आज बिजली नहीं मिल रहा है तो उस बिजली के उत्पादन की दिशा में होगा। लेकिन ये एक दिन की देर नहीं होती है। अगर ये दुर्भाग्य है कि जब से कांग्रेस की सरकार गई, चाहे समाजवादी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, किन्हीं सरकारों में उत्तर प्रदेश में 1 मेगावाट भी पावर प्लांट स्थापित करने का प्रयास नहीं हुआ। तो अब मांग तो बढ़ती जा रही है, बिजली का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। तो जब डिमांड और गैप में उसकी सप्लाई में एक बड़ा अंतर होगा तो स्वाभाविक है उस बड़े अंतर के नाते फिर बिजली महंगी मिलेगी बाहर से और बिजली की जो आपूर्ति है उसमें भी रुकावट आएगी। तो आज दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें आईं, उन क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारों की प्राथमिकता बिजली नहीं थी, सिंचाई नहीं थी, सड़कें नहीं थी। उनकी प्राथमिकता अपने महापुरुषों को महिमा मंडित करने की थी, पार्कों में थी, स्मारकों में थी, मूर्तियों में थी। आप देख रहे थे कि जिस तरह से 17-18 हजार करोड़ रुपया लखनऊ में केवल पार्कों में, स्मारकों, मूर्तियों खर्च हुआ, जिस तरह से नोएडा में जितने बड़े पैमाने पे पैसा खर्च किया जा रहा था पार्कों, स्मारकों में, अगर वो पैसा आज आईटी पार्क के लिए बन रखता तो हजारों बच्चों को आईटी के क्षेत्र के, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र के, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र के बच्चों को नौकरी मिलती। आज यूपी में रोजगार का कोई अवसर ही नहीं है। आज अगर बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं यूपी के किसी कॉलेज से तो उनको नौकरी के लिए पूना जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, बेंगलुरु जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है। तो यूपी में इस सरकार के समक्ष एक चुनौती होगी कि यूपी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उस दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क्स और ऐसी चीजों में निवेश होना है कि उसके निवेश के बाद लोगों को रोजगार मिल सके। पाल साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे जगदम्बिका पाल जी के साथ। आप कहीं मत जाइएगा। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Pass Pass, the fun and refreshing mouth freshener. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाल साहब, उत्तर प्रदेश की दशा दिशा पर चर्चा से पहले एक सवाल मेरे जहन में आता है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि रायबरेली में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं लड़ाएगी। कन्नौज में जो आपने उनको गिफ्ट दिया था, रायबरेली में रिटर्न गिफ्ट है? देखिए, कुछ राजनीति में मान्यताएं भी होती। आज मान लिया मुलायम सिंह जी समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस यूपी का, अब उसकी नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी, और श्रीमती सोनिया गांधी
का जो एक स्ट्रेचर है और जिस तरह के आपस के संबंध हैं, अब उन्होंने एक फैसला किया। हम लोगों ने भी उस समय कन्नौज में उनकी पुत्र वधू लड़ रही थी और ये एहसास हुआ कि भाई राजनीति में कुछ मान्यताएं भी होती हैं, कुछ मूल्य भी होते हैं, कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। तो हम लोगों ने भी, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था और हमारा समाजवादी पार्टी कांग्रेस यूपी की सरकार का न सहयोगी हो, लेकिन लगातार बाहर से तो समर्थन कर ही रही है। तो इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के